आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 16 को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 15 मॉडल पेपर को हम जो है वो एनालिसिस कर चुके हैं। आज के मॉडल पेपर को थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया गया है। तो आप सबको सबसे पहले तो मैं टारगेट दे देता हूं, फिर जो है वो आपके कल के कमेंट पे चर्चा करेंगे। आज का आपका टारगेट जो है वो 36 क्वेश्चनों का टारगेट है। क्लास के अंत में जो है वो आप कमेंट अवश्य करें। तो कल के दो सवाल थे, एक थे कि सर अग्निवीर को कितने प्रतिशत परमानेंट यानी कि 50% परमानेंट किए जाएंगे क्या। तो देखिए प्रस्ताव रखा गया है, जहां तक अनुमान जो है बिल्कुल 50% जो है वो परमानेंट किए जाएंगे, और 50 के बाद ये बिल्कुल भी परमानेंट परसेंटेज को हटाकर 100% भी क्या है किए जाएंगे, क्योंकि कई बार नई योजना होती है उसमें कुछ जोड़ा जाता है कुछ घटाया जाता है, तो उसमें इस प्रकार से शोध चलता ही रहता है। दूसरा सवाल था सर हमारी सोल्जर बुक को लेकर। देखिए हमारी जो सोल्जर जो बुक है ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने लिखा भी है जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी और एनए। बच्चों के सवाल थे कि सर नर्सिंग के लिए क्या ये बुक उपयोगी है। तो देखिए जीके और जीएस, जीके सभी ट्रेड का समान होता है, चाहे वो टेक्निकल हो, क्लर्क हो या नर्सिंग हो या जीडी, ट्रेडमैन कोई भी हो, तो उसके लिए क्या है समान है, एक ही लेवल का जीके पूछा। बात रहती है कि टेक्निकल में जाते हैं तो मैथ हो जाती है, नर्सिंग में आते हैं तो साइंस, क्लर्क में इंग्लिश। लेकिन इस बुक के अंदर जो साइंस जो इंक्लूड की गई, साइंस जो डाली गई है वो डाली गई है 12th लेवल की डाली गई है। हालांकि जीडी 10th लेवल पे है, लेकिन पेपर जो है पहले आर्मी के अकॉर्डिंग होता था, अब आपको पता है ऑनलाइन होता है, तो धीरे धीरे आपको लेवल अप बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब की बार परीक्षा देख लेना, पिछले से क्या है थोड़ा मेरिट भी अप मिलेगी और थोड़ा लेवल भी क्या है अप मिलेगा। तो इसलिए हमने क्या है एक्स्ट्रा के लिए जो है वो 12th लेवल की जो है वो इसमें साइंस डाली गई है, ताकि क्वेश्चन जो है वो पहले जो पूछे जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको क्या है राइट करो। तो ये नर्सिंग असिस्टेंट और जीडी और ट्रेडमैन यानी 10th लेवल के लिए, और डब्ल्यूएमपी यानी वुमेन महिला मिलिट्री पुलिस के लिए भी क्या है ये उपयोगी है। और बुक हमारी 7 अक्टूबर को ही लॉन्च नहीं हुई है, इससे पहले हमारी 3 साल से बुक जो है वो चली आ रही है, और काफी बच्चों ने क्या है इसको पढ़ा और अपने क्या है अंतिम लिस्ट के अंदर अपना क्या है सिलेक्शन पाया है। काफी बच्चों ने क्या है इसको पढ़ा, और 70% हमारे जो बच्चों से जो फीडबैक था, पेपर से जो फीडबैक लिया, वो 70% कंटेंट जीके और जीएस का हमारी बुक से था। उसका फीडबैक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, और आप हमारे बच्चों के जो है वो मैसेज और वो आपको मिल जाएंगे। और ये बुक ऑनलाइन कहां से करें, तो बुक जो है वो सेड़ा क्लासेस एप्लीकेशन से आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बुक की डिलीवरी जो है वो होम डिलीवरी रहेगी। जिस प्रकार से हम फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करते हैं उसी प्रकार से ये सेड़ा क्लासेस ऐप से ऑर्डर होगी। अगर उसमें असमंज है, आपको पता नहीं है ऑर्डर कैसे करें, तो आप हमारे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी दिए जा रहे हैं, इससे भी आप कॉन्टेक्ट करें हमसे, और व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजकर आप इसको ऑर्डर घर मंगवा सकते हैं। तो चलिए आज के आपके 2 ही सवाल थे। अगर इससे अलावा कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट करें या हमारे पास मैसेज करें। कल की क्लास में हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो किस खेल के अंदर जो है वो रुचि रखते थे, आप इसका जवाब कमेंट में करें। उससे पहले मैं एक अलग क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। ये 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। किस द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में क्या है इसकी खोज की गई थी। 1922 के अंदर जस्ट एक साल बाद जो है मोहनजोदड़ो की क्या है खोज की गई थी। ये दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, वो राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी क्या है खोज की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, तो शतरंज खेल के अंदर रुचि रखते थे। ये 18 अप्रैल को शायद सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो कौन सी लिपि में जो है वो सम्राट अशोक के शिलालेख जो है वो लिखे गए थे, तो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। कहां? ब्राह्मणी लिपि के अंदर जो है वो क्या है लिखे गए थे। अब बात करते हैं, अशोक का एक शिलालेख पूछा जाता है, सबसे लंबा
सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो वो 13वां शिलालेख है। कौन सा है? 13वां शिलालेख है। अब बात आती है, क्वेश्चन हो जाता है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में दर्शाया गया है? तो वो भी 13वां शिलालेख के अंदर दर्शाया गया है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो 261 यानी कि सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया ये क्या था? अंतिम युद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया, या कुल कितनी बार आक्रमण किया? दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बार आक्रमण जो है वो 1000 ईस्वी। अब ध्यान दीजिए 1001 ईस्वी। ल्यूसेंट विकिपीडिया में आपको 1001 ईस्वी मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ऑप्शन को अच्छे से रीड करना, दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी जो मानती है वो 1000 ईस्वी मानती है, और ल्यूसेंट जो मानती है वो 1001 ईस्वी मानती है। क्लियर है? दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे। कब तक था? तो ये भी याद रखें, 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक जो है क्या है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। अब बात करते हैं इतने समय में कुल कितनी बार किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। क्लियर है? ये याद रखना बस, 1000 या 1001 ईस्वी दोनों में एक ऑप्शन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा युद्ध में राणा सांगा किससे पराजित हुए थे? यानी कि राणा सांगा, पराजित का मतलब होता है हारना। किसने हराया? राणा सांगा को खानवा के युद्ध में किसके द्वारा हराया गया था? तो बाबर द्वारा। किसके द्वारा? बाबर द्वारा हराया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप नोट कर लें, खानवा का जो युद्ध है वो 1527 के अंदर क्या है, लड़ा गया था। किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य। विजय कौन हुए थे? बाबर हुए थे। जस्ट एक साल पहले 1526 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध था। इब्राहिम लोदी, मैं शॉर्ट में लोदी लिख रहा हूं। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें क्या है, बाबर विजय हुए थे और पराजित किया था। लोदी को किसने पराजित किया था? बाबर ने किया था। मुगल वंश अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, मुगल वंश की नींव किसने रखी? तो बाबर ने रखी। कब रखी थी? 1526 के अंदर। किस युद्ध के पश्चात? तो पानीपत के क्या है, प्रथम युद्ध के पश्चात रखी थी। जस्ट एक साल बाद जो है वो 1527 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर विजय हुए थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कैनिंग से एक ये क्वेश्चन भी याद रखें, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। कब बने थे? 1858 के अंदर लॉर्ड कैनिंग क्या है, भारत के पहले वायसराय बने थे। और 1857 की क्रांति के समय ये भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 के अंदर। मार्च 1942 के अंदर जो है क्रिप्स मिशन क्या है, भारत लौटा था। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सबको पता होगा कौन सी है, गुरु शिखर है। ये कहां स्थित है? तो राजस्थान यानी माउंट आबू जिला अगर पूछा जाए तो सिरोही के अंदर क्या है, स्थित है। आपको याद रखना है। और अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीन, ये भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है। और इसका विस्तार जो है वो अधिकतम विस्तार जो है वो कहां मिलता है? इसका राजस्थान के अंदर। सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो कौन सा है? गुरु शिखर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर वो यहीं स्थित है, माउंट आबू सिरोही के अंदर ही। चलिए अगला क्वेश्चन, लेह किस नदी के किनारे स्थित है? लेह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये क्या था? जम्मू कश्मीर का जिला था। तो लेह किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु नदी के तट से एक रिलेटेड क्वेश्चन जो है, एक शहर का और नाम हमने एक क्वेश्चन डाला था, पढ़ा भी था, कौन सा? करांची शहर। कौन सा? करांची शहर।
सतलज का भी याद रखेंगे आप। अमृतसर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जहां स्वर्ण मंदिर है तो वो भी सतलज नदी के तट पर स्थित है। और यमुना के हम काफी बार चर्चा कर ही चुके हैं। दिल्ली, आगरा और मथुरा, 3 शहर जो है वो क्या है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब बात आती है रावी। रावी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो लाहौर। लाहौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, काफी बार चर्चा कर चुके हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट में देंगे। और कॉफी उत्पादन के लिए कौन सा शहर सर्वाधिक जो उत्पादन करता है कॉफी, जिसको कवा कहा जाता है, अरबी शब्द है। तो दोनों ही आप क्या है आंसर कमेंट में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेलोरा ताप विद्युत संयंत्र कहां स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर अच्छे से पढ़ेंगे। नेलोरा ताप पूछा गया है, न कि नरोरा। नरोरा ताप विद्युत संयंत्र दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। नलोरा अगर पूछा जाए तो कहां स्थित है? तेलंगाना राज्य में। और नरोरा से अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में। किसमें? उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर क्या है स्थित है। आपको दोनों याद रखना है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, भारत की यानी वर्तमान समय, वर्तमान की लिख रहा हूं मैं, वर्तमान में कौन सी है? अटल सुरंग है, जो हिमाचल प्रदेश, कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर यह स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला नहीं है, सॉरी राज्य कर लेना, सर्वाधिक राज्य सिंधु घाटी सभ्यता। और 2011 की जनगणना 17 अप्रैल की परीक्षा में ऐसे कारगर टॉपिक साबित हुए हैं जिससे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नहीं पूछा गया, और एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं थी जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है। अगर कम की या न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पू का महल। देखिए टिप्पू क्या था? सुल्तान। कहां का सुल्तान था? तो मैसूर। मैसूर कहां है? कर्नाटक में, कर्नाटक। महल पूछा गया, क्वेश्चन को फिर बोल रहा हूं एक बार, अच्छे से पढ़ना। टिप्पू का महल पूछा गया है, तो महल जो है वो बेंगलोर राज्य में स्थित है। और टिप्पू कहां का शासक था? मैसूर, कर्नाटक का शासक था, जिसे मैसूर का रतन, किसे रतन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो टिप्पू सुल्तान को कहा जाता है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछा गया है, तो कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, येन किस देश की मुद्रा? देखिए मुद्रा या राजधानी विदेशी पूछी जाती है तो पड़ोसी देशों की पूछी जाती है, या चर्चित वर्तमान में चर्चित देशों की पूछी जाती है। तो येन जो है वो जापान की मुद्रा है। युगल ट्रम जो है वो भूटान की है। और भूटान के पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब की क्या है? यूपे है। रुपए जो भारत की जो मुद्रा है वो ही इनकी मुद्रा है। जड़ रूपांतरित पौधे हैं, जड़ द्वारा रूपांतरित उगते हैं वो पौधे, इसमें भी टाइपर ने जो है वो क्या है गलती करती है। डी ऑप्शन होगा यह सभी। क्या हो जाएगा? यह सभी। तो कौन कौन से है? सलजम भी है, चकुंदर भी है और गाजर भी है, और इसके साथ एक और प्लस कर ले, मूली। ये भी क्या है? जड़ रूपांतरित पौधा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ए प्लस ए पॉजिटिव, प्लस को ए पॉजिटिव बोलते हैं। रक्त समूह का व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त क्या है दे सकता है, डोनेट कर सकता है या दान कर सकता है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ए प्लस पॉजिटिव, यानी कि सी ऑप्शन अप्रयुक्त दोनों। ये ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी क्या है डोनेट कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पाचक ग्रंथि नहीं है? पाचन में सहायक ग्रंथि नहीं है। तो पाचन में क्या है? लार ग्रंथि सहायक है, जहां पाचन का क्या है? भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? तो मुंह से होता है।
मुंह से होता है, और मुंह में कौन सी, लार ग्रंथि द्वारा टाइलिन एंजाइम छोड़ती है, उसके द्वारा। जठर ग्रंथि अमाशय के अंदर होती है, तो जो मेन भूमिका होती है। और यकृत जो है क्या, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि जो होती है फेफड़ों के अंदर होती है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से पाचक में कौन सी सहायक नहीं है, तो थाइमस ग्रंथि नहीं है। लार, जठर, अमाशय, यकृत ये सभी क्या है, पाचक में सहायक है। पूर्ण पाचन कहां होता है भोजन का, तो वो छोटी आंत के अंदर होता है। कहां होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। बड़ी आंत के अंदर पानी का संग्रहण होता है। भोजन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो मुंह से होती है, लार ग्रंथि से होती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक वयस्क व्यक्ति, यानी एक वयस्क का मतलब होता है एक स्वस्थ व्यक्ति, 1 मिनट में कितने बार श्वसन प्रक्रिया करता है, यानी कितनी बार सांस को आदान प्रदान करता है, छोड़ता है या बाहर निकालता है या अंदर लेता है, तो 14 से 18 बार। आपको ये भी मिल सकता है 16 से 18 बार पे। तो अलग अलग आंकड़े हैं, तो ऑप्शन इस प्रकार से मिलेंगे जब भी मिलेंगे आपको। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, और छोटे छोटे ही क्वेश्चन परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं, और उन्हीं में हम गलती करते हैं और फिर काउंट करते हैं कि ये क्वेश्चन तो मेरा राइट था, और जबकि वो क्वेश्चन हमारा गलत होता है। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों संबंधित बीमारी का अध्ययन या हड्डियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉरी, ऑर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। किस, आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी तो सॉरी, हृदय के रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक इस प्रकार से जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दूसरा पूछा जाता है एक एथलीट को, एक स्पोर्ट्समैन को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है, तुरंत रिकवरी के लिए क्या दिया जाता है, तो जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही होती है। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक किस पदार्थ में होती है, तो चावल में होती है। ये भी आपको याद रखना है, चावल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। कुल कितनी मांसपेशियों की संख्या होती है, तो 639 होती है। सर्वाधिक मांसपेशियां कहां होती है, तो पीठ के अंदर होती है। हमारी पीठ के अंदर जो वो सर्वाधिक मांसपेशियों की संख्या पाई जाती है। कुल 639 मांसपेशियां हमारे शरीर के अंदर होती है। आवर्ती का मात्रक है, या आवर्ती किसका मात्रक है, तो आप सबको पता है किसका है, हर्ट्ज का जो मात्रक होता है, हर्ट्ज। हो सकता है संकेत भी दिया हो मिल जाए, HZ यानी हर्ट्ज आवर्ती का क्या है, ऐसा ही मात्रक होता है। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण किसका उदाहरण है, यानी कि जो ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको बोलते हैं परिक्रमण। किस नियम, किस बल पर आधारित है, तो वो किस पर, अपकेंद्रीय बल पर। किस पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर क्या है, आधारित है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो गाड़ी की जो आगे की जो हेडलाइट जो होती है उसके अंदर जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश को क्या है, प्रसारित करता है, फैलाता है, जिससे क्या है, मार्ग को देखने में क्या है, आसानी हो। तो प्रकाश का फैलाव करने वाला लेंस कौन सा है, तो अवतल लेंस होता है। ऑब्जर्व या एकत्रित करने वाला, एक जगह एकाग्रता करने वाला लेंस होता है, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, जो क्या है, प्रकाश को एक जगह डायरेक्ट क्या है, टारगेट करता है, जिससे सूर्य की किरण से जो है वो कागज को जलाते हैं, तो उत्तल दर्पण द्वारा ही चलाया जाता है। बैटरी के अंदर भी यही होता है, अवतल दर्पण होता है। ये भी याद रखना है। गाड़ी की हेडलाइट या भाप का इंजन किस पर आधारित है, भाप का या वाष्प, भाप या वाष्प इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो उष्मा गति का सिद्धांत। उष्मा गति हो जाएगा, गति के सिद्धांत या का सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। और भाप के इंजन या वाष्प इंजन की खोज किसने की थी,
जेम्स वाट ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ जो अन्य बातें बताई जा रही है आपको, वो आप नोट करते रहें, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी अगले सीरीज में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उसको सही कर सको। मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का कितना पीएच मान होता है? तो मानव का रक्त जो होता है वो सांद्रता अगर बात की जाए तो वो क्या होती है? क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7 होता है। 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय होता है, 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। अम्ल यानी अम्लीय होता है। तो पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? तत्व जोड़ दिया, बच्चे सोचते क्वेश्चन अलग हो गया। देखिए धातु को ही तत्व बोला जाता है, तो कौन सी धातु तत्व जो है वो क्या है? सबसे हल्का है। तो हीलियम। कौन सा है? हीलियम धातु सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधातु को पानी में डुबोकर रखा जाता है? किस अधातु को? तो किसको रखा जाता है? सफेद फास्फोरस को पानी में क्या है? डुबोकर रखा जाता है। और यहां अधातु की बात हो रही है, ये भी याद रखना है आपको। आयोडीन क्या है? एक अधातु है। और अधातु सभी विद्युत या ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है, आपको याद रखना है। और आयोडीन जो है वो सबसे चमकीली अधातु कौन सी है? तो आयोडीन है। कार्बन भी क्या है? अधातु है। विद्युत और ऊष्मा की क्या है? कुचालक होती है। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो क्या है? ब्रोमीन है। ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो आप सबको बताया है काफी बार। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो बार बार उसी पदार्थ में रोटेट होते हैं, और रासायनिक पदार्थ से अलग पदार्थ का निर्माण होता है। तो भौतिक परिवर्तन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बर्फ से पानी या पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ का बनना। तीसरा पार्ट हमारा स्टार्ट होता है किस सब्जेक्ट का? मैथ। क्या पूछा गया है? 150 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे क्या करना होगा? 150 इंटू 5 बटे कितना कर देंगे? 18/5 कर देंगे। सॉरी 18/5 कर देंगे, और फिर इसको काट देंगे। देखिए किससे कौन सी संख्या कट रही है? ये 30 पे कट रही है। तो हमारे पास आ गया 30 इंटू 18। तो 18 कितने होते हैं? 54, यानी 540 मीटर प्रति सेकंड हमारी आ जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 महिला एक काम को 40 दिन में पूरा करती है, यानी कि 3 महिला 40 दिन में पूरा करती है। तो बताओ उसी काम को, काम की वैल्यू सेम है, उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिला पूरा करेंगे, या कितनी महिला की क्या है आवश्यकता होगी? तो 3 महिला 40 दिन में कर रही है, तो यानी कि कुल काम कितने हैं? 120 क्षमता आ गई। 10 दिन में कार्य करवाना है, तो यानी कि 12 महिला। कितनी? 12 महिला या 12 दिन आ जाएगा। यहां क्या दिया गया है? 10 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिला पूरा करेगी? ऑप्शन में महिला, टाइपर ने ये भी गलती कर दी है, यहां महिला आएगी। तो कितनी? 12 महिलाएं क्या है एक दिन में आवश्यक होगी इसी काम को क्या है 3 दिन में करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 4000 रुपए का 10% की दर से कितने समय में मिश्र धन 6000 रुपए हो जाएगा? क्या पूछा गया है हमें? समय ज्ञात करो। क्या पूछा गया है? फॉर्मूला क्या होता है? समय पूछा गया है। तो ब्याज क्या कर दें? ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणा दर बटे गुणा समय हमसे क्या है पूछा गया। ब्याज 4000 रुपए की धनराशि, मिश्र धन कितना हो जाएगा? 6000 रुपए। तो 6000 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज। तो हमारा ब्याज आ गया 2000 रुपए। फिर गुणा में कितना लगा दें? गुणा में लगा देते हैं 100। कितना लगा दें? गुणा में लगा देते हैं 100। फिर हमारे पास दर मूलधन कितना है? 4000। कितना है? 4000। राशि कितनी दी गई? दर कितनी है?
10%। 2 जीरो से कितने काट देंगे? 2 जीरो काट देंगे। इसको 2 से काट देंगे, इसको 10 से 0 से 0 काट देंगे, तो ये कट जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष के अंदर 4,000 रुपए की राशि 6,000 रुपए हो जाएगी, यानी कि ब्याज 2,000 रुपए हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार होल के फर्श की माप 4 × 3 मीटर है, तो फर्श का 15 × 3 सेमी माप की कुल कितनी टाइल्स लगानी होगी कि फर्श बिना टाइल को तोड़े पूरी तरह से टाइल युक्त हो जाए? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना, यहां मीटर में दिया गया है पैमाइश और यहां सेमी में दिया गया है। तो हमें बताया था इस प्रकार से क्षेत्रफल दिया हो तो बड़ा क्षेत्रफल ऊपर लिख देंगे और नीचे कौन सा? छोटा क्षेत्रफल। तो बड़ा इसको सेमी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600 और ये हमारा 300। तो 600 × 300 बटे में लगा देंगे 15 × 3, इसको काट देंगे। देखिए किससे कट रहा है? 3 किससे कट रहा है? 100 से, 100 बार। 15 किससे कट रहा है? 4 से, यानी 40 से। 40 × 100 कितने हो जाएंगे? 100 टाइल, यानी 4,000 टाइल कुल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए यहां जगह नहीं थी इसलिए इसको आगे लगा दिया ऑप्शन को। तो क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन दिया हो इस प्रकार से बड़ा ऊपर छोटा नीचे कर लेंगे। यदि कार द्वारा एक व्यक्ति 100 मीटर, कार द्वारा एक व्यक्ति 100 मीटर दूरी 20 सेकंड में तय करता है तो उसकी चाल हमें क्या दी गई है? मीटर में क्या दी गई है? दूरी हमें दी गई है। दूरी कितनी है? 100 मीटर की। फिर हमें क्या है? 20 सेकंड तय करता है, तो हमें क्या है? समय दिया गया है। समय दिया गया है। समय कितना है? 20 सेकंड। हमें चाल ज्ञात करनी है, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। तो दूरी कितनी दी गई है हमारे पास? 100 भाग में लगा देंगे 20, तो आ जाएगा 5। 5 आता है गया सर? ऑप्शन में तो 5 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई है। तो प्रति किलोमीटर घंटे में पूछी जाती है तो क्या लगाते हैं? 18/5। क्या लगा देंगे? 18/5। 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 18 आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। किलोमीटर में पूछा गया है, क्योंकि या तो चाल मीटर में और समय सेकंड में, कोई दिक्कत ही नहीं। यहां गड़बड़ कर दी, यहां किलोमीटर दे दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। 1 किलो आम की कीमत 80 रुपए है। अगर 1 किलो आम में 16 आम है तो 30 आमों की कीमत क्या होगी? यानी कि 1 केजी आम है, 1 केजी आम है, कीमत कितनी है? 80 रुपए है। फीस कितने हैं? 16 आम है। कितने हैं? 16 आम है। तो इसको काट देंगे, 16 पंजू 80। कितने हैं? 16 पंजू 80, यानी कि एक आम कितने रुपए का है? 16 रुपए का। क्लियर है? क्योंकि 80 रुपए के तो 16 है, तो 1 रुपए का क्या है? एक आम कितने रुपए का है? 80 रुपए का है। जी यस। पूछा क्या गया है? 30 आम बताओ। तो 30 आम गुणा में कितने लगा देंगे? एक आम कितने रुपए का है? सॉरी 5 रुपए का है, ये गलती कर दी है। 5 रुपए कर लो, यहां क्या हो जाएगा? 5 रुपए। दोबारा समझेंगे। एक किलो आम कितने रुपए की कीमत है? 80 रुपए। कितने आम है 1 किलो में? 16 आम है, तो 5 रुपए का आम। एक आम कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो 30 आम की कीमत पूछी गई है, तो 30 × 5 यानी कि 150 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। जब क्रय मूल्य 700 रुपए दिया गया, विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है, तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 700 × 20% का लाभ, तो 120/100 हमारा क्रय मूल्य। 2 से 2 12 7 क्या होता है? 84 होता है, यानी कि 840 रुपए हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है 840 रुपए। सी ऑप्शन हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 625 स्क्वायर मीटर दिया गया हो। परिमाप पूछा गया है। क्या पूछा गया है? परिमाप। और परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू 4। भुजा इंटू 4 होता है। दिया क्या गया है? क्षेत्रफल होता है। एक वर्गाकार खेत परिमाप का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? उसका होता है भुजा की स्क्वायर। क्या होता है? भुजा की क्या है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटाएंगे तो 625 के क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो रूट बाहर कितना आ जाएगा? 25 हमारी क्या आ गई? भुजा आ गई। फिर क्या पूछा गया है? परिमाप ज्ञात करो। तो सूत्र क्या होता है? 25 भुजा इंटू 4। तो परिमाप क्या आ जाएगा? 100। परिमाप क्या आ जाएगा? 100। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को दो भागों में दिए होते हैं, दोनों को पढ़े। पूछा परिमाप गया है तो परिमाप का सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा के स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, 16% को भिन्न में परिवर्तित करो। 16 को प्रतिशत हटाएंगे 100, इसको काटेंगे तो ये क्या कट जाएगा? 4। ये क्या? 25। तो 4/25। बिल्कुल सिंपल सवाल दिया गया है। कोई भी संख्या दियो, भिन्न में बदलो, भाग में क्या है? 100 लगा देना। चाहे 40 को भिन्न में पूछा जाए या 50 को, 10 को, कितनी भी संख्या को पूछा जाए। अगला क्वेश्चन, ज्ञात करो 40% का 200 प्लस 300 बराबर। यानी कि का सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को 40 लिखा गया है, प्रतिशत हटाएंगे तो गुणा, भाग में क्या लग जाएगा? 100। का और के का क्या मतलब होता है? गुणा मतलब होता है। फिर क्या दिया गया है? 200 प्लस 300। तो इसको जोड़ लेंगे, कितने हो गए? 500। कितने हो गए? 500 हो गए। 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 500 के कितना होता है? 20। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? है 200 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 120 आमों का क्रय मूल्य 160 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हमारे पास क्या दिया गया है? 120 आमों का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या दिया गया है? 120। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या दिया गया है? 160। एक्चुअल मान ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य को दबा लेंगे तो हमारा 160 क्रय मूल्य आ जाएगा और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 120। हानि कितने की हो रही है? हानि कितने की हो रही है? 40 की हो रही है। किस पर हो रही है? ज्ञात किस पे होती है? तो ज्ञात किस पे होती है? ज्ञात हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है? क्रय मूल्य पर इंटू 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0, 4 से 4 काट देंगे। 4 से 25% की क्या है? हानि हो रही है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 1/2, 1/3, 1/4 का योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ पूछा गया हमसे। लघुत्तम कितना आ जाएगा? लघुत्तम कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? लघुत्तम 12। तो जी 12 लिख देते हैं। फिर 12 का 2 में कितनी बार भाग जाता है? 6 बार, प्लस 6 हो गया। 3 में कितनी बार जाता है? 4 बार। जी 4 बार लिख दिया। फिर बात करते हैं 4 का 12 में कितनी बार जाता है? तो 3 बार। 6 4 10, 10 और 3 13/12, 13/12। देखिए किस ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और भी डाला गया है, वो आगे आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों और कोच की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि कोच की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगी। तो कोच की आयु ज्ञात करो। क्या दिया गया है? एक टीम में 5 खिलाड़ी हैं और कोच की, एक कोच भी है। 5 खिलाड़ी और एक कोच, कितने हो गए? 6। औसत आयु कितनी है? 10। तो कितने कर देते हैं? 60। फिर क्या पूछा गया है? यदि कोच की आयु निकाल दी जाए तो कोच की माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगी, यानी 10 से कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो 9 को 5 से करते कितना? 45। दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ गया?
कोच कितने साल का था? 15 वर्ष का। तो 15 वर्ष किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का आधार 8 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू क्या होता है? चौड़ाई। तो 5 इंटू 8 यानी 40 सेमी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए किसमें, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से प्रत्येक दिन 2-2 3-3, आज आयत के, कभी वर्ग के, तो इस प्रकार से आप, कभी शंकु के, इस प्रकार से आप क्या है इनके सूत्र को क्या है याद करते चलते रहो। हल करें। आ गया ना सवाल 11/15 माइनस 8/15। लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम कितना आएगा जी? 15। लघुत्तम कितना? 15। फिर 8 माइनस 11 कितने होते हैं? 3 होते हैं। कट रहे हैं क्या जी? यस। तो हमारा 5 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। गाय का जो संबंध बछड़े से है वही बकरी का संबंध किससे है? गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा बोला जाता है, तो बकरी के बच्चे को क्या बोला जाता है? मेमना, मेमने बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से भिन्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भिन्न देखिए क्या है? विषम 2 संख्याएं हैं, 11 भी है और 25 भी है। सम भी 2 है, तो ये हमारा तरीका नहीं लगेगा। 4 किसका सुकेर होता है? 2 का। 11 किसका है? किसी का नहीं। 16 किसका है? 4 का, सॉरी 4 का। 25 किसका है? 5 का। सभी मान क्या है? सुकेर में है, तो 11 सुकेर में नहीं है, तो क्या हुआ? भिन्न हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे लेवल के सवाल हो तो उसमें आप घाते चेक करें या सम विषम चेक करें, वहीं से क्वेश्चन होता है। गुड को क्या है? 71, 51, 54 लिखा जाता है, तो VERY को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए जी कौन से नंबर पे आता है? जी जो है वो 7 नंबर पे आता है, यानी कि संख्या दी गई है, ये क्लियर है। ओ कितने पे आता है? 15 पे। फिर ओ 15 पे। डी किस पे आता है? 4 पे आता है ना। तो वी कितने पे आता है? वी जो है वो 22 नंबर पे आता है। तो 22 किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में दिए गए हैं, इन दोनों को तो काट देते हैं। क्लियर है? फिर ई कितने नंबर पे आता है? ई कितने पे आता है? ए, बी, सी और डी और ई कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5, तो 5 लगा देते हैं। देखिए 5 किस ऑप्शन में है? सी है। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वो पहले ही संख्या के अंदर तो 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे, दूसरे में तीसरा हो जाएगा, तीसरे में नहीं तो चौथे में कन्फर्म हो जाएगा। तो आप साथ साथ चेक करते रहें ताकि सोल्व करने में समय ना लगे, टाइम की क्या है बचत हो। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि CAT को DBU कोड में लिखा जाता है तो HAT कोड को क्या लिखा जाएगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आगे पीछे के शब्द मिलेंगे आपको, देख लेना। C से अगला D होता है, A से अगला B होता है, T से अगला U होता है, तो H से अगला क्या होता है? I होता है। I किस ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में है जी, इन दोनों को काट देते हैं। A से अगला क्या होता है? B होता है। B किस ऑप्शन में है? C, B में है सर, तो B ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पूरी श्रृंखला को पूरी करे। 2 3 5, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है। कितने का है? 2 का गैप है। 5 और 8 के 3 का, 8 और 4 का, फिर कितने का? 5 का। अब कितने का करते हैं? 6 का। तो 17 में 17 के अंदर कितने जोड़ दें? 6, तो 23 आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। तो आज के सेक्शन को क्या है हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का सेक्शन काफी अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेवल हार्ड था। आपका आज का स्कोर कमेंट में अवश्य करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आपके अन्य साथियों तक क्या है शेयर करें। अब भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमारे साथ कमेंट में क्या है सवाल का
कमेंट करें, कल की वीडियो में हमें आपका जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।